नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया, आपकी एनवायरनमेंट की पहली क्लास साइंस से रिलेटेड आपका साइंस भी। इसमें कोई भी अपनी एग्जाम होते हैं, चाहे इसकी बात करें कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे पुलिस की बात करें, एसएससी की बात करें, या फिर हम देखते हैं ये यूपी टेट की बात करें, सी टेट की बात करें, एमपी टेट की, तो एनी एग्जाम हो कम्पिटिटिव एग्जाम, तो सभी में आपके यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे डिसीज के बारे में, रोग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सुनते आ रहे हैं हम रोग में, तो कई बार हमारे अंदर धारणा होती है कि संक्रामक क्या होता है, कम्युनिकेबल क्या होता है, और असंक्रामक क्या होता है, कम्युनिकेबल क्या होता है। तो इनके बारे में पूरे डाउट क्लियर होंगे अपने, और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी क्वेश्चन रोगों से रिलेटेड आप गलत करके आते हो तो गलती नहीं होगी, और अच्छे से अच्छा इसमें आपको पूरी तरह से वीडियो में आपको देखना है। तो रोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और कितना हमें पढ़ना है, एक रोग से रिलेटेड कितना पढ़ना है, क्या पूछा जाता है। तो पढ़ते हैं रोग के बारे में। तो रोग, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसीज। तो देखिए, रोग से तात्पर्य क्या है, हम बीमार कब होते हैं, या हम देखते हैं जब हम रोगी कब होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में रोग से लड़ने के लिए हम देखते हैं इम्यूनिटी पाई जाती है, इसी को बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, या उसी को बोल देते हैं इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी, ये इसी को बोल देते हैं प्रतिरोधक क्षमता। तो हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके अंदर हम देखते हैं डिसीज इम्यूनिटी पाई जाती है, और जब तक हमारे शरीर में कोई रोग से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पाई जाती है, जब तक हम रोगी नहीं होते हैं। और जैसी इम्यूनिटी हमारी कम होने लगती है तो उस रोग के प्रति हम असहज महसूस करते हैं, क्योंकि जब भी रोग की बात करेंगे तो रोग का अर्थ क्या होता है, बाधा, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिसीज। अब डिसीज का तात्पर्य क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, डिस और प्लस ईजी, डिस और प्लस ईज, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। यानी ईज मीन्स क्या होता है, सहज, और जब जिसकी बात करेंगे तो इसमें नकारात्मकता आएगी, नेगेटिविटी आएगी, ना, यानी इसको ना सहज को बोल सकते हैं असहज, है ना। तो जब भी डिसीज की बात होगी तो व्यक्ति जो सहज होता है तो अपने आप को हम देखते हैं असहज महसूस करने लगता है, जिसे बोलते हैं डिसीज। और यानी कि बाधा ने घेर लिया, तो इसको हिंदी में बाधा भी बोल सकते हैं, व्याधि भी बोल सकते हैं। अब रोगों की बात करेंगे तो हमें पहले उन शब्दों पर ध्यान देना है जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। एक शब्द आता है संक्रामक, ये इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में कम्युनिकेबल, ठीक है, कम्युनिकेबल, ठीक है। और एक शब्द आता है असंक्रामक, इसी को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो अब 2 शब्द आपने देखे, एक संक्रामक आता है, एक असंक्रामक। जब भी कोई रोग दे देते हैं तो पूछ लेते हैं, पहला क्वेश्चन यही रहता है कि फला रोग संक्रामक है, असंक्रामक है। तो हमारी धारणा होती है कि हमारी आम जो बोलचाल की भाषा होती है आमतौर पे, तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा रोग जो होता है छुआछूत के द्वारा फैलता है, या कौन सा रोग छुआछूत के द्वारा नहीं फैलता है। तो हम सोच लेते हैं जो छुआछूत के द्वारा फैलने वाले रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो संक्रामक होते हैं, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छुआछूत के द्वारा नहीं फैलते हैं वो सब क्या होते हैं, असंक्रामक। लेकिन जब साइंस की बात करेंगे तो ये हमारी डेफिनेशन गलत साबित होती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ जब भी असंक्रामक और असंक्रामक की बात करेंगे तो केवल और केवल साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी क्या होगी, ऐसे रोग या प्राणियों में होने वाले ऐसे रोग जिनके हम देखते हैं कोई ना कोई पैथोजन होते हैं, रोग कारक होते हैं। अब रोग कारक की बात करें तो चाहे बैक्टीरिया की बात करें, चाहे वायरस की बात करें, चाहे फंगस की बात करें, चाहे प्रोटोजोआ की बात करें, यानी जितने भी रोग होते हैं तो जिनका कोई ना कोई रोग कारक होता है, तो जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं, या विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं, या फिर हम देखते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं। तो ये सब होते हैं संक्रामक। अब इनका रोग कुछ भी हो सकता है। हम देखते हैं जीवाणु जनित रोग जितने होते हैं संक्रामक कहेंगे, विषाणु जनित जितने होते हैं संक्रामक कहेंगे, परजीवी जनित जितने होते हैं संक्रामक कहेंगे। अब जितने भी हम देखते हैं कवक जनित होंगे संक्रामक। अब जिनका कोई रोग कारक नहीं होता है वो सब असंक्रामक।
जैसे संक्रामक में जीवाणु जनित की बात करें, जैसे हम पढ़ेंगे कॉलरा की बात करें, उसी को हैजा बोलते हैं। टीबी की बात करें, है ना, उसी को ट्यूबरकुलोसिस बोल देते हैं। विषाणु जनित की बात करें तो एड्स की बात करें, चिकन पॉक्स की बात करें, स्मॉल पॉक्स की बात करें, प्रोटोजोआ जनित की बात करें तो मलेरिया की बात करें, फंगस की बात करें तो फंगस में हम देखते हैं इसके बीज की बात करें, तो ये सब क्या होते हैं? संक्रामक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छुआछूत के द्वारा। अब ऐसी परिभाषा से याद करेंगे तो मान लो आ जाए एड्स, तो एड्स को हम क्या लिखेंगे? असंक्रामक रोग है, जबकि एड्स संक्रामक होता है। संक्रामक क्यों होता है? क्योंकि इसका रोग कारक होता है। और कौन सा होता है? वायरल होता है। और कौन से वायरल के द्वारा होता है? पैथोजन। जब इसकी बात करेंगे तो HIV। तो हम देखते हैं जितने भी संक्रामक रोग होते हैं तो उनका कोई ना कोई रोग कारक होता है। असंक्रामक की बात करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल की बात करेंगे, तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग कारक के द्वारा नहीं फैलते हैं वो सब असंक्रामक कहलाते हैं। जैसे कैंसर की बात करें, ट्यूमर की बात करें, तो ये कभी भी आपने किसी बुक्स में नहीं पढ़ोगे कि कैंसर जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है। या आर्थराइटिस की बात करें, जोड़ों का दर्द की बात करें, हृदय रोग की बात करें, ये सब क्या होते हैं? असंक्रामक, क्योंकि इनका कोई रोग कारक नहीं होता। तो बस हमें दोस्तों ये देखना है कि यहाँ संक्रामक की बात हो रही है, तो ऐसे रोग जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलते हैं, वो सब संक्रामक कहलाते हैं। और जिनका ऐसे रोग जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं होता वो सब असंक्रामक। आएगा ना इतने में समझ में? अब जितने भी संक्रामक होते हैं तो हम देखते हैं उनके रोग कारक होते हैं, असंक्रामक का कोई रोग कारक नहीं होता। तो पहला तो ये, जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए संक्रामक है असंक्रामक, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिनके भी रोग कारक होते हैं सब संक्रामक, और जिनके रोग कारक नहीं होते असंक्रामक। अब संक्रामक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसे हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल डिसीज, या उन्हीं को कहेंगे जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरियल डिसीज, या इसी को कहेंगे हिंदी में जीवाणु जनित रोग। अब यहाँ देखिए एक शब्द आया बैक्टीरिया। अब यदि आ जाए स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ये जीवाणुओं के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी। इसी से बना हुआ है, बैक्टीरिया शब्द से क्या बना हुआ है? बैक्टीरियोलॉजी, ये इसी को कहते हैं जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान कभी नहीं पूछा जाएगा आपका, जब भी परीक्षाओं की बात करते हैं तो ये पूछा जाएगा बैक्टीरियोलॉजी। अब यदि आ जाए कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोलॉजी। कभी भी ये नहीं आएगा हिंदी में कि जीवाणु विज्ञान दे दें, तो इतना सरल नहीं पूछेंगे, तो बैक्टीरियोलॉजी। अब देखिए रोग निश्चित है कि कितने होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, तो हम उन रोगों की पहले क्या बनाते हैं? पहले तो हमें इन रोगों को याद करना है कि इतने बैक्टीरियल होते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछते हैं। तो पहले सबसे पहले तो हम सूची बनाएंगे उनकी। तो जैसे कहें बैक्टीरिया की बात करें तो पहला लिख सकते हैं कॉलरा। और दोस्तों ये ध्यान देना है कि देखिए कोई भी रोग है तो उसकी हिंदी एक ही रोग की 10 नाम हो सकते हैं, लेकिन आपका अंग्रेजी में एक ही नाम आएगा। अब कॉलरा है तो हम देखते हैं अंग्रेजी में इसको कॉलरा ही लिखेंगे, हिंदी में हैजा भी बोल सकते हैं, लेकिन कई बार हम हैजा याद करके जाते हैं, कॉलरा वहाँ पूछ देते हैं, तो हिंदी वर्जन भी इंग्लिश का ही दे देते हैं। तो कॉलरा। अब बात करें ट्यूबरकुलोसिस, पहले इनको देख लें, फिर एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। ये इसी को बोलते हैं टीबी, बकरी वाला बनाएंगे नहीं तो टेलीविजन हो जाएगा। तो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। अब बात करते हैं टाइफाइड, ठीक है, इसी को हिंदी में मोतीझरा बोल देते हैं, म्यादी बुखार बोल देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक ही नाम आएगा टाइफाइड, ठीक है। अगले की बात करें, टाइफाइड की बात करें और लिख सकते हैं इसमें टाइफाइड हो गया, उसमें लिख सकते हैं डिप्थीरिया, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं गलघोंटू, ठीक है। डिप्थीरिया हो गया, गलघोंटू उसी को बोलते हैं। एक हो गया हुपेन कफ, या इसी को बोलते हैं काली खांसी या कुकर खांसी, बच्चों में होता है, ठीक है। अब इसी की बात करें तो हम देखते हैं टिटनेस, टिटेनस, ये कभी टिटनेस के नाम से नहीं आता, जितने बार भी परीक्षा में पूछा जाता है
तो कभी धनुष टंकार के नाम से पूछ देते हैं, कभी धनुष स्तंभ के नाम से पूछ देते हैं, कभी लोकजा के नाम से पूछ देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आपका टिटनेस ही रहेगा। अब बात करें लेप्रोसी, या इसी को हिंदी में कोढ़ कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं, है ना। तो लेप्रोसी हो गया। अब बात करें, यहाँ पे लिखते हैं निमोनिया, तो इसमें साइलेंट रहता है निमोनिया, हिंदी में भी निमोनिया ही लिखेंगे। अब एक आ जाता है सिफिलिस, अब इसकी बात करेंगे, आ जाता है गोनोरिया, GONORRHOEA। एक आता है प्लेग, ये इसी को काली मौत बोल देते हैं। तो देखिए इतने रोग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11। तो 11 रोग हमें पढ़ना है, ये होते हैं टोटल बैक्टीरियल। ठीक है, अब देखना जितने भी बैक्टीरियल होते हैं ये सब क्या है, संक्रामक। अब इनमें से कोई भी रोग पूछते हैं आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेबल है या कौन सा नॉन कम्युनिकेबल है, तो ये सब क्या है, जीवाणु जनित है, यानी इनका रोग कारक है, तो सभी क्या होंगे, संक्रामक। यानी ये 11 रोग क्या होते हैं, सब संक्रामक। ठीक है, यानी इनका कोई ना कोई रोग कारक होता है। और देखिए इसमें हमें इतना नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है जितना आपका कंपटीशन में पूछा जाता है। मान लो हम 2 पेज लिख लें, 3 पेज में लिख लें, कोई वो नहीं है। कंपटीशन में केवल 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, 4 या 5 प्रकार से। सबसे पहली बात संक्रामक है, असंक्रामक है। अब संक्रामक है तो बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, जो भी है। अब इसके बाद जो भी है तो उसके पैथोजन का नाम बताइए। अब पैथोजन का नहीं पूछते हैं तो हम देखते हैं प्रभावित इफेक्टेड ऑर्गन का नाम बताइए, प्रभावित अंग का नाम बताइए, और यदि उससे संबंधित कोई टीका है, वैक्सीन है तो वैक्सीन का नाम बताइए, और फिर हम देखते हैं या फिर उस वैक्सीन का पूरा नाम। मेडिसिन कभी नहीं पूछते हैं, इसलिए क्योंकि एक ही रोग की कई मेडिसिन हो सकती हैं, और मेडिसिन के लिए साइंस में लिखा रहता है कि डॉक्टर से संपर्क करें, तो मेडिसिन नहीं पूछते हैं। मेडिसिन के लिए केवल टीका बस जिस रोग का होता है तो पूछते हैं। अब जैसे चर्चा करें एक बार, तो जैसे सबसे पहला रोग हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉलरा या हैजा। अब देखना हैजा में सबसे पहला क्वेश्चन संक्रामक है असंक्रामक, तो इसका आंसर क्या होगा, संक्रामक है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसका रोग कारक होता है। अब रोग कारक है तो हम देखते हैं इसका रोग कारक क्या है, विब्रियो कॉलरा। ये विब्रियो कॉलरा के द्वारा फैलता है। जैसे हमने अंग्रेजी में याद किया तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी में हैजा को क्या बोलते हैं, कॉलरा। तो हम देखते हैं कि केवल हमें एक शब्द याद करना पड़ा, विब्रियो, और कॉलरा यहाँ पे लिखा, जो कहते मिल जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं जब ये दिया जाए, अब आ जाएगा हैजा है, जीवाणु जनित है, तो रोग कारक का नाम है, पैथोजन का नाम क्या हो जाएगा, विब्रियो कॉलरा। अब देखना अंग्रेजी में याद करने में हमें ये समस्या नहीं होती कि हमें पूरा याद करना पड़ेगा, हिंट मिल जाता है, कॉलरा इसमें लिखा है, हमने विब्रियो याद कर लिया। ठीक है, अब हैजा में होता क्या है कि हम देखते हैं कि दूषित भोज्य पदार्थों के द्वारा फैलता है। अब जब भी हैजा हो जाता है व्यक्ति को, तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में हम देखते हैं कि लगातार उल्टी दस्त होने से शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि निर्जलीकरण में कमी हो जाती है। कई बार आपका कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया वर्ग 3 में भी, निर्जलीकरण में शरीर में कमी हो जाती है, सोडियम की, पोटेशियम की, जल की, है ना। तो हो सकता है कि हम थोड़ा निर्जली में हिंट हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि जल की कमी हो जाती है, आंसर इसका ही होगा। लेकिन कभी कभी निर्जलीकरण नहीं देते हैं, और निर्जलीकरण को ही अंग्रेजी में बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन दे देते हैं। डिहाइड्रेशन में किसकी कमी हो जाती है, सोडियम की, पोटेशियम की, जल की, या जल और सोडियम की, जल और पोटेशियम की। तो हम देखते हैं डिहाइड्रेशन क्या, शरीर में पानी की कमी होना। अब इसके लिए हम देखते हैं जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कौन सा बोल देते हैं, ORS। ORS। अब आ जाएगा कि ORS का पूरा नाम क्या होता है, तो O से हम देखते हैं ओरल, और R से रिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, और S से तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो ORS का पूरा नाम पूछ लेते हैं, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसी को हिंदी में और कह देते हैं जीवन रक्षक घोल। किससे संबंधित है, कॉलरा से है। अब कभी कभी पूछ लेते हैं कॉलरा का टीका किससे संबंधित है, तो कॉलरा टीके का नाम भी है और कॉलरा रोग का नाम है। इससे इतने क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। अब
इससे अफेक्टेड ऑर्गन हो जाएगा कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इंटेस्टाइन, आंत प्रभावित होती है। कौन सी आंत, तो छोटी आंत। ठीक है, अब इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हैजा, संक्रामक है असंक्रामक, तो संक्रामक है। संक्रामक है तो कौन सा है, तो जीवाणुजनित है, बैक्टीरियल है, 2 क्वेश्चन। तीसरा, कौन सा इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो विब्रियो कार्बरा। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत, इंटेस्टाइन। अब हम देखते हैं क्या हो जाता है शरीर में, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण यानी जल की कमी। उसके लिए हम देखते हैं डॉक्टर कौन सा घोल देते हैं पूर्ति के लिए, तो ORS। ORS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब आप चाहे SSC CGL की भी जो सबसे हार्ड एग्जाम होता है, सबसे ज्यादा कठिन साइंस उसी में पूछी जाती है, गारंटी इससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त सिम्टम्स कभी नहीं पूछते हैं रोगों के, इसलिए सिम्टम्स लगभग समान होते हैं, शरीर के भार में कमी आना, है ना, तो हम देखते हैं सिम्टम्स कभी नहीं पूछते हैं। अब अगला रोग हम देखें, ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस, ये इसी को टीबी बोल देते हैं, बी, है ना, बी फॉर बाल। तो हम देखते हैं टीबी। अब टीबी की बात करेंगे तो हम देखते हैं टीबी में उसी को ट्यूबरकुलोसिस बोल देते हैं। हिंदी में कई बार आपका पूछा जाता है यक्षमा, काक या तपेदिक भी हिंदी में बहुत पूछते हैं। तो जब भी अंग्रेजी देखेंगे तो अंग्रेजी में आपका ट्यूबरकुलोसिस मिलेगा, यानी टीबी का पूरा नाम क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। अब जीवाणुजनित रोग है, पक्का है, संक्रामक है। अब संक्रामक है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टीबी में हम देखते हैं लंग्स प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब फेफड़े प्रभावित होते हैं तो इसके हम देखते हैं रोग कारक का नाम क्या है, टीबी के पैथोजन का नाम क्या है। तो अब देखना अंग्रेजी में याद करने समय प्रॉफिट रहेगा कि इसमें क्या लिखते हैं, टीबी में ट्यूबरकुलोसिस। अब इसके रोग कारक का नाम पूछेंगे तो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो यदि आ जाए कि टीबी के रोग कारक का नाम है, ये ट्यूबरकुलोसिस के रोग कारक का नाम है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम बस जुड़ जाना है, ट्यूबरकुलोसिस जो कहते हैं। प्रभावित अंग तो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, तो फेफड़ों को हिंदी में कभी कभी फुफ्फुस दे देते हैं, है ना, फुफ्फुस लिखा आता है जब भी हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में आपका लंग्स ही लिखा रहेगा, है ना, तो फेफड़े। अब टीबी के लिए हम देखते हैं कि टीका लगवाया जाता है, तो टीबी के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है, तो हम देखते हैं BCG। ये BCG का टीका किस रोग से संबंधित है पूछ लिया जाएगा, तो ट्यूबरकुलोसिस। अब BCG का पूरा नाम क्या होता है, तो B से अपना वैसिलस आ जाएगा, ठीक है, वैसिलस, C से कालमेट हो जाएगा और G से ग्यूरिन हो जाएगा, है ना। हिंदी में भी हम यही लिखेंगे, वैसिलस लिखेंगे, कालमेट लिखेंगे, ग्यूरिन लिखेंगे, यानी BCG का पूरा नाम वैसिलस कालमेट ग्यूरिन। या किसके लिए इसका टीका होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, अब इससे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, अब जो आधुनिक क्वेश्चन बना है, एक दो बार हमने देखा, यूपी टेट में भी आया है क्वेश्चन, या UPSI में भी पूछा गया है। पूछ लेते हैं डॉट्स, डॉट्स के बारे में पूछ रहे हैं एक दो बार के एग्जाम में। अब सभी ने डॉट्स का नाम सुना होगा, आपने देखा होगा जहां भी टीबी के हॉस्पिटल होते हैं तो एक संस्था होती है, तो हम देखते हैं वहां डॉट्स लिखा रहता है। अब डॉट्स का पूरा नाम पूछ लेते हैं डॉट्स किससे संबंधित संस्था है, तो हम देखते हैं जहां भी टीबी के हॉस्पिटल होते हैं, कभी कभी सिटी हॉस्पिटल होते हैं तो उनमें जानकारी भी दी रहती है, भले ही टीबी का हॉस्पिटल ना हो। अब जैसे अपने MP में अभी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि नौगांव में है, तो वहाँ पे आप यदि जाओगे तो डॉट्स नाम की एक संस्था होगी। तो हम देखते हैं डॉट्स क्या है, तो टीबी रोग से रिलेटेड एक संस्था है और जिसके अधीनस्थ टीबी के रोगी की देखभाल की जाती है, मेडिसिन दिया जाता है। तो हम देखते हैं डॉट्स का संबंध किससे होता है, आपको 4 ऑप्शन पूछ लिए जाएंगे कि इस रोग से, इस रोग से, तो हम देखते हैं किससे संबंध होता है, टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से। अब और कठिन पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं कि डॉट्स का पूरा नाम क्या होता है, तो D से डायरेक्टली हो जाएगा, O से ऑब्जर्वेड हो जाएगा, T से ट्रीटमेंट और S से शॉर्ट कोर्स। तो इस प्रकार के आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब कहीं से भी आ जाए, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है तो बैक्टीरियल है, और बैक्टीरियल है तो इसके पैथोजन का नाम तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्रभावित अंग का नाम तो फुफ्फुस हो जाएगा, फेफड़े हो जाएंगे। टीके की बात करें तो BCG का, और BCG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। अब हम देखते हैं डॉट्स क्या है, तो टीबी से संबंधित संस्था है जिसके अधीनस्थ टीबी के रोगी की देखभाल की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं वाला रोग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने नाम सुना होगा डिप्थीरिया, ये आपका बहुत बार पूछा गया है महिला पर्यवेक्षक में, तो जितने भी बार एग्जाम होते हैं तो हम देखते हैं इस रोग को पूछा जाता है। तो डिप्थीरिया,
डिप्थीरिया, सॉरी डिप्थीरिया के पहले इसको देख लें टाइफाइड को। अब हम देखते हैं कि अगला नाम जो होगा टाइफाइड। टाइफाइड को ही क्या बोल देते हैं, हम देखते हैं मोती झरा बोल देते हैं इसी को, या इसी को हम देखते हैं आंत का बुखार बोल देते हैं, मियादी बुखार बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन जब अंग्रेजी में आएगा तो टाइफाइड। अब देखना इसको मियादी बुखार क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इस रोग की एक निश्चित म्याद होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि बोल देते हैं लोग मियादी बुखार है। जब भी किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है तो लगभग 2 हफ्ते का होता है, यानी हम देखते हैं लगभग 15 दिन तक का होता है। तो 15 दिन तक हम देखते हैं कि रोगी को इसका असर रहता है, और हम देखते हैं मोती झरा बोल देते हैं। अब आंत का बुखार बोल देते हैं, तो इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत, इसीलिए हम देखते हैं फीवर ऑफ इंटेस्टाइन बोल देते हैं, आंत का बुखार बोल देते हैं। अब टाइफाइड की बात होगी तो टाइफाइड भी किससे संबंधित है, बुखार से संबंधित है। अब टाइफाइड है तो जीवाणु जनित रोग है, तो इसके रोग कारक का नाम बताइए, तो रोग कारक का नाम लिखते हैं साल्मोनेला टाइफी, या टाइफोसा लिखा होता है किसी किसी बुक्स में, तो हम क्या लिखेंगे साल्मोनेला टाइफी, ये इसका रोग कारक हो जाएगा। तो यदि आ जाए कि टीबी के रोग कारक का नाम है या पैथोजन का नाम है तो साल्मोनेला टाइफी। इफेक्टेड ऑर्गन क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन हो जाएगी, आंत हो जाएगी, ठीक है। अब टीबी या टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड के लिए कौन सा टीका होता है, टीएबी, और कई बार हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पूछ लेते हैं टीएबी का टीका रिलेटेड है टीबी से, है ना, आ जाएगा कोलरा से, आ जाएगा इससे टाइफाइड से, डिप्थीरिया से। तो टीएबी का टीका किससे संबंधित होता है, टाइफाइड, और इसी का पूरा नाम होता है टाइफाइड पैराटाइफाइड ए और बी वैक्सीन। पहले इसको लिख देते थे टाइफाइड एंटी बैक्टीरिया के रूप में, लेकिन हम देखते हैं टाइफाइड पैराटाइफाइड ए और बी वैक्सीन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो टीएबी का टीका किससे संबंधित है, टाइफाइड से। इसमें भी इतने प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। टाइफाइड है संक्रामक रोग है, संक्रामक है तो बैक्टीरियल है, जीवाणु जनित है, और जीवाणु जनित है तो रोग कारक का नाम साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा, प्रभावित अंग का नाम आंत हो जाएगा, और हम देखते हैं टीका कौन सा हो जाएगा, टीएबी, इसी का पूरा नाम हो जाएगा टाइफाइड पैराटाइफाइड ए और बी वैक्सीन, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कभी भी सेंटर से पूछे नहीं जाते, पहले ही बता चुका हूँ। डिप्थीरिया, ये महिला पर्यवेक्षक में बहुत पूछा गया आपका क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसी में, वो महिलाएं 99% गलत करके आती हैं महिला पर्यवेक्षक में। अब देखना डिप्थीरिया, इसको हिंदी में बोल देते हैं गलघोंटू, और पहला ही ऑप्शन दे देते हैं गलघोंटू है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, तो तुरंत 99% महिलाएं हम देखते हैं गलती कर देती हैं और लिख देती हैं अरे इतना सरल, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जबकि आयोडीन की कमी से नहीं होता। डिप्थीरिया, अब डिप्थीरिया क्या होता है, ये हम देखते हैं कि मुख्य रूप से इन्फेंसी एज में होता है, शैशवावस्था में होता है, यानी 0 से 3 या 5 वर्ष के बच्चों में। अब जिनका मुख्य आहार क्या होता है, दूध, और आपने पढ़ा होगा कई बार कि दूध को पचाने वाला एंजाइम, ये बच्चों में दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है तो रेनिन, ठीक ना। अब जो डिप्थीरिया होता है तो बच्चों में क्या होता है, क्योंकि जो 0 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, इन्फेंसी एज बोल सकते हैं, शैशवावस्था बोल सकते हैं, तो उनका मुख्य आहार होता है दूध। और जब हम देखते हैं कि बच्चे संक्रमित दूध को पीते हैं, यानी वातावरण में रखा हुआ दूध पी लेते हैं, तो उनकी ट्रेकिया जो होती है, श्वास नली होती है, उनमें आर्टिफिशियल लेयर बन जाती है, जिससे हम देखते हैं कि बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, और हम देखते हैं गले में दर्द होता है, इसीलिए उसको बोल देते हैं गलकंठ, या इसी को बोल देते हैं डिप्थीरिया, इसी को बोल देते हैं गलघोंटू, सॉरी गलघोंटू भूलेंगे, है ना। तो ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग नहीं है, जबकि बैक्टीरियल है, और बैक्टीरियल है तो पक्का है कि इसके पैथोजन का नाम होगा, तो इसके पैथोजन का नाम होता है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, है ना। नाम थोड़ी कठिन मिलेंगे हमें, बस कई बार पढ़ना होता है जब हमें याद होते हैं, कोई ट्रिक नहीं है। यदि रोगों को हमें अच्छी तरह से करना है तो बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। यदि आ जाए डिप्थीरिया के रोग कारक का नाम तो कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, डिप्थीरिया लिखाई है, इसमें बड़ी जोड़ देते हैं और उसके पहले लिखेंगे कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। प्रभावित अंग, तो उसी को अंग्रेजी में ट्रैकिया बोल देते हैं, या उसी को हिंदी में श्वास नली बोलते हैं, तो ट्रैकिया या श्वास नली। ट्रैकिया जानते हैं, ये हम देखते हैं, मान लो गर्दन है तो गर्दन के नीचे रिंग टाइप रचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं ट्रैकिया, श्वास नली, ठीक है। इसी के दोनों ओर की बात करते हैं तो हमारी थाइमस ग्लैंड स्थित होती है श्वास नली के दोनों तरफ, ठीक है। अब
ये क्योंकि बच्चों में होता है 0 से 3 वर्ष के बच्चों में, बड़ों में भी होता है लेकिन बच्चों में इसका प्रकोप अधिक होता है। इसीलिए बच्चों में इस रोग के प्रति इम्यूनिटी विकसित करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए बच्चों में पहले से ही हम देखते हैं टीके लगवा दिए जाते हैं। किसके नाम सुना होगा आपने, डीपीटी के टीके लगवा दिए जाते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं ट्रिपल वैक्सीन के नाम से किसे जाना जाता है, डीपीटी। क्योंकि ट्रिपल वैक्सीन क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। डी से डिप्थीरिया, पी से परट्यूसिस और टी से टिटनेस, है ना। डिप्थीरिया उसी को गलघोंटू बोलते हैं, पी से परट्यूसिस तो हम देखते हैं अभी काली खांसी में इसको पढ़ेंगे, और टी का संबंध किससे, टिटनेस से। तो कई बार आ जाएगा कि डीपीटी में टी का संबंध किससे है, पी का संबंध किससे है, तो इसका पूरा नाम होता है डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन बनेगी संक्रामक है, असंक्रामक है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, तो कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल है तो कौन सा, बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल है तो पैथोजन का नाम क्या हो जाएगा, हम देखते हैं माइकोबैक्टीरियम, इसमें हमने क्या लिखा, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। ठीक है, अब प्रभावित अंग का नाम तो श्वासनली ट्रैकिया हो जाएगा। टीका है तो डीपीटी, डीपीटी का पूरा नाम तो डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस हो जाएगा। एक एक को देखना है। अब वूपिंग कफ, WHOOPING, वूपिंग कफ, इसी को बोल देते हैं काली खांसी, इसी को बोल देते हैं बुखार खांसी। ये भी हम देखते हैं बच्चों से। ये सुनो, ये जो 3 रोग हैं बच्चों से रिलेटेड हैं। और हम देखते हैं कि आप सोचोगे जैसे जो लोग देर से जुड़े हुए हैं, तो एक बार और बताना चाहूंगा कि हमने पढ़ा था प्रतिरक्षा, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी या प्रतिरोधकता। तो कई बार हमारे मन में ये सवाल होता है कि आखिर ये होती क्या है प्रतिरोधात्मकता या प्रतिरक्षा। तो हम देखते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है, हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता पाई जाती है उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उसी को प्रतिरोधात्मकता बोल देते हैं, और उसी को अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोल देते हैं, डिसीज इम्यूनिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जब तक हम स्वस्थ रहते हैं, जब तक हम देखते हैं हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। और जैसे हम देखते हैं कि हमारी क्षमता संबंधित रोग से कम हो जाती है, तो हम देखते हैं कि वो रोग हमें घेर लेता है। अब जब हम रोगी हो जाते हैं तो क्या होता है, जो मेडिसिन दिए जाते हैं, तो मेडिसिन क्यों दी जाती है, ताकि उस रोग के प्रति जो हमारी इम्यूनिटी कम हुई है उसको बढ़ाया जा सके। तो मेडिसिन जो होती हैं, दवाएं होती हैं, वो रोग के प्रति इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करती हैं, और हम देखते हैं जिससे हम फिर असहज से सहज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस प्रकार से इम्यूनिटी होती है। अब वूपिंग कफ, ये भी हम देखते हैं काली खांसी, तो ये भी हम देखते हैं मुख्य रूप से बच्चों में होता है। और बच्चों की बात करते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि बच्चों में जब भी हम बात करेंगे कि श्वसन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो चाहे बच्चों की बात करें चाहे बड़ों की बात करें, जब भी मैमल्स की बात करेंगे, स्तनधारियों की बात करेंगे, तो हम देखते हैं कि श्वसन अंग क्या होता है, लंग्स। ठीक है, लंग्स या फेफड़े। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है काली खांसी में कि हम देखते हैं कि जो फेफड़े होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि संक्रमित भोज्य पदार्थों को खाने से फेफड़ों में झिल्ली बन जाती है या आर्टिफिशियल झिल्ली बन जाती है, जिससे बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, क्योंकि बच्चों का श्वसन अंग क्या होते हैं, फेफड़े। तो हम देखते हैं इसीलिए इसको कभी कभी बच्चे खांसते खांसते मलमूत्र भी त्याग देते हैं, मौत भी हो सकती है लास्ट टाइम में। तो जब भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्या है, संक्रामक है। तो संक्रामक है तो क्यों है, क्योंकि इसका रोग कारक है, और इसका रोग कारक होता है हीमोफिलस परट्यूसिस। इसका रोग कारक होता है हीमोफिलस परट्यूसिस। ठीक है, अब देखना जितने बार भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो डीपीटी में पी का संबंध किससे है, तो परट्यूसिस, यानी परट्यूसिस इसके रोग कारक का नाम होता है। तो काली खांसी का संबंध किससे होता है, पी से होता है। ठीक है, इसमें क्या है, जीवाणु जनित रोग है। रोग कारक का नाम हीमोफिलस परट्यूसिस, प्रभावित अंग का नाम तो फेफड़े, और हम देखते हैं बच्चों में होता है, संक्रामक रोग है। और हम देखते हैं इसके लिए भी टीका कौन सा होगा, डीपीटी। तो 3 रोगों के लिए हम एक ही टीका पढ़ते हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी। डीपीटी में डी का संबंध डिप्थीरिया से, पी का संबंध काली खांसी से, टी का टिटनेस से। ठीक है, ये होगा। अब टिटनेस की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे अंदर ये धारणा बनी होती है कि जो टिटनेस जो रोग होता है वो जंग लगी वस्तुओं के द्वारा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब कभी हमें किसी रोग से हम देखते हैं घाव बन जाता है, तो क्या होता है कि जब कभी घाव बन जाता है तो हम देखते हैं कि जो इस रोग के जीवाणु होते हैं तो धूल के द्वारा, मिट्टी के जरिए भी हमारे शरीर में फैल जाते हैं, और क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है या स्पाइनल कॉर्ड होती है वहां तक पहुंच जाते हैं, और जहां से हम देखते हैं कि हमारे शरीर की पूरी मसल से जुड़ी होती हैं। तो हम देखते हैं जब भी यदि आ जाए कि प्रभावित अंग
तो हम देखते हैं मेरुरज्जु भी लिख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी लिख सकते हैं, और हम देखते हैं वो प्रभावित होती है, जिससे हम देखते हैं कि वहीं से सारे हाथ पैर की पेशियां जुड़ी होती हैं, तो ऐंठन आ जाती है, मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, जिसे बोल देते हैं टिटनेस। ठीक है, अब टिटनेस क्या है? जीवाणुजनित रोग है, और हम देखते हैं जीवाणुजनित है तो इसके रोग कारक का नाम क्या हो जाएगा? तो इसके रोग कारक की बात करेंगे तो हम लिखते हैं क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम थोड़ी कठिन है, जब बार बार पढ़ेंगे जब याद होंगे। ऐसा चैप्टर है कि कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो 2 नंबर का आना ही है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। प्रभावित अंग तो नर्वस सिस्टम लिख सकते हैं, तंत्र का तंत्र, रीढ़ की हड्डी की चीज है। ठीक है, अब जितनी बार आता है तो धनुष टंकार, तो कभी कभी हमें सूझने लगती है धनुष टंकार का अर्थ क्या है? तो हम देखते हैं कि जब व्यक्ति में पूरी तरह से टिटनेस हो जाता है तो हम देखते हैं कि जो शरीर होता है तीर कमान के भांति हो जाता है, इसीलिए बोल देते थे धनुष टंकार या धनुष स्तंभ बोल देते हैं, इसी को लोग क्या भी बोल देते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें भी हम देखते हैं कि टीके, अब आपने देखा होगा इसमें 3 प्रकार के टीके होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा टीका टिटनेस से संबंधित है, तो हम देखते हैं 3 प्रकार के टीके पढ़ेंगे। जैसे हम एक पढ़ते हैं टीटी, एक पढ़ते हैं एटीएस, है ना, और एक पढ़ते हैं डीपीटी, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो डीपीटी का बता ही चुका हूं आपको पहले कि डीपीटी का संबंध हम देखते हैं, डीपीटी में टी का संबंध किससे होता है? टिटनेस। ठीक है, अब टीटी इसका पूरा नाम होता है टिटेनस टॉक्साइड। ये हम देखते हैं प्रेगनेंसी पीरियड में ही महिलाओं को लगवा दिया जाता है, ताकि हम देखते हैं कि टिटनेस के कुछ भी सिम्टम्स हैं तो बच्चों में ना पहुंचे। एटीएस देखना, टीटी का टीका लगवाया जाता है गर्भवती महिलाओं में। ठीक है, बच्चे के जन्म के पहले ही लगवा दिया जाता है, ताकि हम देखते हैं कि बच्चों में टिटनेस का प्रकोप ना हो। अब डीपीटी तो बच्चे के जन्म के बाद, है ना, इनको पहले हम पढ़ लेंगे, फिर हम देखते हैं कि जो WHO के द्वारा निर्धारित वैक्सीन होते हैं तो उनका जो पीरियड होता है तो उस समय काल लिखवा देंगे कि कौन सा टीका कितने समय लगवाया जाता है। ठीक है, अब एटीएस जब हमें रोग हो जाता है या रोग होने की संभावना हम व्यक्त करते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर एटीएस के टीके लगवाए जाते हैं। और एटीएस का नाम क्या होता है? एंटी टॉक्सिन सीरम। ए से एंटी और टी से टॉक्सिन और एस से सीरम। ठीक है, और टीटी का पूरा नाम हमने क्या बताया? तो टीटी का पूरा नाम होता है टिटेनस टॉक्साइड। टिटेनस टॉक्साइड। अब देखना, अब एटीएस का तो एंटी, ठीक है, टॉक्सिन सीरम। ठीक है, इसका एंटीटॉक्सिन सीरम। डीपीटी का हम पढ़ ही चुके हैं इतने बार, डिप्थीरिया परट्यूसिव टिटनेस। अब देखना क्वेश्चन कैसे पूछ जाएगा, ए बी सी और डी आ जाएगा सभी या ऑल ऑफ दी। निम्नलिखित में से कौन सा टीका टिटनेस से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सभी। या कौन सा टीका है जो गर्भवती महिलाओं में लगाया जाता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कौन सा टीका है जो टिटनेस होने के बाद लगाया जाता है? एटीएस। कौन सा टीका है जो बच्चों में लगवाया जाता है? तो देखते हैं डीपीटी। तो तीनों टीकों किससे संबंधित है? हम देखते हैं टिटनेस से। ठीक है, इतने प्रकार के इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। क्या बनेगा? संक्रामक रोग है, संक्रामक है तो रोग कारक का नाम, तो रोग कारक का नाम हमने क्या पढ़ा? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी पढ़ा। प्रभावित अंग का नाम हमने क्या पढ़ा? तो हम देखते हैं कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हम देखते हैं तंत्र का तंत्र। अब हम देखते हैं टीके, तो 3 प्रकार के टीके होते हैं इससे संबंधित। ठीक है, अब एक है लेप्रोसी, इसी को कोढ़ बोलते हैं, इसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो लेप्रोसी हम देखते हैं, अब ये भी अब आज की डेट में कोई भी रोग असाध्य नहीं है, सभी का इलाज संभव है ना। अब लेप्रोसी की बात करते हैं तो फर्क ये है कि ये जो रोग होता है तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में चकत्ते बनते हैं, धब्बे बनते हैं, लेकिन इसको सामाजिक रूप से हम देखते हैं, समाज में हम देखते हैं रीढ़ी कुरीतियाँ कि इसके रोगी को हम देखते हैं कि अलग दृष्टि से देखा जाता है, जिससे व्यक्ति हम देखते हैं कि इस रोग को पहले छिपाते हैं, और जब हम देखते हैं रोग गंभीर हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि फिर रोग का ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि लेप्रोसी, इसमें हम हमारे शरीर में बॉडी की बात करते हैं तो चकत्ते बनने लगते हैं, सफेद धब्बे बनने लगते हैं। अब प्रारंभ में तो धब्बे बनते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं संबंधित स्थान की हम देखते हैं जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे मान लो यहाँ पे धब्बे बने हुए हैं व्यक्ति के, तो हम देखते हैं कि पहले धब्बे बनेंगे, फिर हम देखते हैं कि वहाँ की तंत्रिकाएं नष्ट होने लगेंगी, जिससे हम देखते हैं कि जो सेंसिटिविटी होती है पेशेंट की वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे रोगी को संबंधित स्थान पर स्पर्श आदि का अनुभव नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता, तो इसे बोलते हैं लेप्रोसी। अब लेप्रोसी में हम देखते हैं इसी को जब हिंदी में आएगा तो कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग। तो इसमें प्रभावित अंग
तो संपूर्ण शरीर नहीं लिखेंगे, इसमें आएगा तंत्र का तंत्र, क्योंकि जो इसमें नर्व्स होती हैं तंत्रिका होती हैं निष्क्रिय होने लगती हैं, निष्क्रिय होने लगती हैं। यदि प्रभावित अंग तो तंत्र का तंत्र। कौन से रोग कारक क्या हो जाएगा, तो इसका हम देखते हैं रोग कारक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री आपने एक में और पढ़ा हुआ है, अभी माइकोबैक्टीरियम की चर्चा हुई थी, तो किसमें पढ़ा था हमने, ट्यूबरकुलोसिस में। ट्यूबरकुलोसिस के रोग कारक का नाम क्या होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और यदि लेप्रोसी की बात करते हैं तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, संक्रामक है, असंक्रामक, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, तो कम्युनिकेबल है। इसका रोग कारक क्या होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। प्रभावित अंग क्या होता है, तंत्र का तंत्र, उसी को नर्वस सिस्टम कहेंगे। और हम देखते हैं इसमें इसकी बात करते हैं तो इसके लिए दवा कौन सी होती है, तो हम देखते हैं इसके लिए जो दवा चलती है, तो इसमें दवा की बात करेंगे तो MBT इससे संबंधित दवा है। यानी चिकित्सा की जो बहुआयामी पद्धति होती है, तो M से हम लिखते हैं, M का मतलब होता है मल्टी, ठीक है, D मीन्स होता है ड्रग्स, ठीक है, और T मीन्स होता है ट्रीटमेंट। यदि आ जाएगा MDT किससे संबंधित है दवा, तो हम देखते हैं लेप्रोसिस। MDT का पूरा नाम मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। इसमें 3 प्रकार की दवा होती है, डेप्सोन, क्लोफाजिमीन, रिफेम्पिसिन। जितना ही पूछते हैं कि MDT का पूरा नाम किससे संबंधित है, इससे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग पी से, पी साइलेंट रहता है, पी से शुरू करते हैं। अब निमोनिया क्या है, हम देखते हैं निमोनिया में हम देखते हैं कि ठंड का लग जाना। अब ठंड लग जाने से हम देखते हैं कि शरीर में ठंड लग जाना, और हम देखते हैं कि फेफड़ों में स्वेलिंग आ जाती है ना, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। यदि आ जाए कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़े, लंग्स। और हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि रोगी को ठंड से बचाते हैं और एंटीबायोटिक्स औषधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निमोनिया की बात करेंगे, जीवाणुजनित है, बैक्टीरियल है, और बैक्टीरियल है तो रोग कारक का नाम क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं डिप्लोकोकस। इसके रोग कारक का नाम हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसके रोग कारक का नाम हो जाएगा। प्रभावित अंग क्या हो जाएंगे, फेफड़े, स्वेलिंग आ जाती है, और हम देखते हैं एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिफिलिस, तो जनन अंगों से रिलेटेड होते हैं ये 2 रोग। सिफिलिस की बात करें और गोनोरिया की बात करें। सिफिलिस, इसमें हम देखते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक्सटर्नल, जो हम देखते हैं जैसे पेनिस की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं शुरुआत में दाने निकल आते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पर खुजली होती है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि सिफिलिस के रोग कारक का नाम है, तो इसको लिखते हैं ट्रेपोनेमा पैलिडम। इसके रोग कारक का नाम क्या हो जाएगा, ट्रेपोनेमा पैलिडम इसके रोग कारक का नाम हो जाएगा। अब जब भी देखिए त्वचा में फुंसियों की बात करते हैं, बुखार की बात करते हैं, फीवर की बात करते हैं, तो प्रभावित अंग में हम देखते हैं यदि पेनिस भी आ सकता है, लेकिन संपूर्ण शरीर भी आ सकता है। संपूर्ण शरीर भी बाद में प्रभावित हो जाता है, लिख सकते हैं। ये जननांगों से रिलेटेड रोग है। इसमें हम देखते हैं शुरुआत होती है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होती है, पेनिस से होती है, इसमें फुंसियाँ निकल आती है, खुजली होती है। ठीक है, तो जब भी यदि आ जाए तो रोग कारक का नाम पूछते हैं तो ट्रेपोनेमा पैलिडम हो जाएगा। और हम देखते हैं जननांगों से रिलेटेड है। ठीक है, गोनोरिया ये महिलाओं से रिलेटेड है, फीमेल से है। इसमें हम देखते हैं जो मूत्र मार्ग होता है, यूरेथ्रा की बात करते हैं तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे हम देखते हैं खुजली होती है। और हम देखते हैं इसका रोग कारक हो जाएगा तो नाइसेरिया गोनोरिया। तो गोनोरिया में बड़ी लगा देते हैं और इसके पहले लिख देते हैं नाइसेरिया। नाइसेरिया, ठीक है, तो कौन सी रोग कारक का नाम, इसके रोग कारक का नाम हो जाएगा नाइसेरिया गोनोरिया। ठीक है, प्रभावित अंग पूछते हैं तो संपूर्ण शरीर आता नहीं, इसमें 2 में यही पूछ लेते हैं, रोग कारक का नाम पूछ लेते हैं। अब प्लेग, MPPSC में भी पूछा गया है आपका प्री में कि प्लेग पूछा जा चुका है कि चूहों के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो कौन सी होती, प्लेग। ठीक है, अब प्लेग हम देखते हैं काली मौत के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC में बहुत पहले 14-15 में, तो आपका पूछा गया था कि काली मौत के नाम से किस रोग को जाना जाता है, प्लेग। चूहों के द्वारा होने वाली बीमारी होती है। अब इसमें होता क्या है, जो चूहा होता है तो हम देखते हैं चूहे के शरीर पर हम देखते हैं कि टिश्यू पाए जाते हैं, फ्लीज, मच्छरनुमा रचना होती है, तो उनके शरीर पर हम देखते हैं प्लेग का बैक्टीरिया होता है। और जब वो किसी विषय वस्तु को खाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके माध्यम से वो विषय वस्तु में पहुंच जाती है, और जब हम देखते हैं कि उसका हम सेवन करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में गिल्टियाँ बनने लगती हैं, गांठें निकल आती हैं, और बाद में रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जब भी यदि आता है कि प्लेग तो बैक्टीरियल है, संक्रामक है, और बैक्टीरियल है तो इसके रोग कारक का नाम तो हम देखते हैं
रोग कारक का नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस, ये इसके रोग कारक का नाम हो जाएगा, है ना। तो रोग कारक का नाम जीवाणुजनक है और रोग कारक का नाम हो जाएगा पास्चुरेला पेस्टिस। प्रभावित अंग तो इसमें लिख सकते हैं संपूर्ण शरीर, होल बॉडी की बात करेंगे और हम देखते हैं चूहों के द्वारा होने वाली बीमारी है। अब इसमें क्या करते हैं, सल्फा ड्रग्स एक औषधि आती है उसका प्रयोग करते हैं। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चूहा मार में कौन सा पॉइजन होता है, तो हम देखते हैं चूहों को मारने के लिए जो दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं जिंक फास्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है ZnPO। इस प्रकार तो दोस्तों ये आज के टॉपिक में हमने पढ़ा, रोगों को एक बार चर्चा कर लें 2 मिनट के लिए। तो रोग जो कोई भी बीमारी होती है तो हम देखते हैं कि कोई भी आपका एग्जाम हो, हमें यहाँ जब इस वीडियो को देखेंगे तो हमें अवगत होंगे कि संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। कभी भी किसी भी रोग के बारे में सिम्टम्स कभी नहीं आते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जितना इसमें हम वीडियो में पढ़ा है। तो पहले हमारी जो धारणा होती है सबसे पहले कि संक्रामक क्या है, संक्रामक। तो इस जो हमने माइंड मेकअप कर लेते हैं कि संक्रामक वो हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं छुआछूत के द्वारा, तो ऐसा नहीं है। जब साइंस में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, तो संक्रामक रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग ये जीवों में होने वाले, प्राणियों में होने वाले ऐसे रोग जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक कहलाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव की बात करते हैं तो उसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को, है ना, प्रोटोजोआ को, तो ये सब इसके द्वारा। अब हमने ये सब क्या है, संक्रामक रोग पढ़े और इतने ही प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी डाउट होंगे इससे रिलेटेड, इसमें चर्चा जो हुई है आपको इस माध्यम से जानकारी मिली होगी कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। इसके बाद में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरल को, कि वायरल क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं और कैसे इनके रोग होते हैं। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट्स के जरिए बतला सकते हैं।